बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। उम्मीद और दुआ कि जहाँ जिस हाल में होंगे अच्छे होंगे, खुश मिजाज होंगे और अल्लाह आप तमाम देखने और सुनने वालों को सही सलामत रखे। साथियों, फायर एंड इमरजेंसी में जम्मू कश्मीर के अंदर एक तारीखी घोटाला साल 2013 में हुआ और सबसे बड़ा हिस्ट्री का फ्रॉड अब तक इस घोटाले को माना जाता रहा। लेकिन काफ़ी खामियां थी, काफ़ी कमियां थी, लूप होल्स थे और इसके बावजूद भी तहकीकात में 10.5 या 11 साल का अरसा लग गया और एफआईआर लगते लगते भी करीबन 5 साल। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, शायद उस लाइन को टच करते हुए हम निकल सकते हैं। और जिन हज़ारों नौजवानों ने रात भर दिन भर मेहनत की थी, खून पसीना एक किया था, बड़ी मुश्किल से फाइनेंशियल क्रंच होने के बावजूद भी जिन्होंने एग्जामिनेशन के लिए तैयारियां की थी, वो लिस्ट से बाहर हो गए थे। और जो गैर मुस्तहिक अफराद थे या जो एलिजिबल क्राइटेरिया में ही नहीं थे, नंबर्स कम थे, वो तमाम लोग बैकडोर एंट्रीज को यकीनी बनाते हुए डिपार्टमेंट के अंदर लगाए गए और वक्त गुजरने के साथ साथ सरकारी खजाने को नुकसान भी पहुंचा। ताज़ा तरीन अपडेट या डेवलपमेंट यह है कि बिलाखिर एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एफआईआर दर्ज की गई है। और न सिर्फ एफआईआर इस बड़े घोटाले में दर्ज हुई, कई ऐसे हैरान कुन इंकशाफात भी किए गए हैं। हैरान कुन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो लोग जो इस वक्त बाहर होने चाहिए थे, जो सरकारी मुलाजमत इस वक्त कर रहे हैं, उनको डिपार्टमेंट से बाहर होना चाहिए था, वो जम्मू कश्मीर में ख़जाना आमरा को भी शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा रहे हैं। मोटे तौर पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एफआईआर की कॉपी जो पता चलती है, और आप सबको याद होगा कि कल चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ भी कुछ सवालात पूछे गए श्रीनगर में, तो उसका जवाब भी बड़ी संजीदगी के साथ आया। और उनकी ज़ाती मुदाखलत और ज़्यादा काम लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया का, जिनके हाथ में ये जो सारा सिलसिला अमन कानून का है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस महकमा है, फायर एंड इमरजेंसी या होम डिपार्टमेंट के लीजिए। और फिर रिक्रूटमेंट एजेंसी पर जब सवालात उठे तो बड़ी आप कह सकते हैं कि मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव ही जब जिस पर सवालिया निशान लगे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी जिम्मेदारी थी कि सही क्या गलत क्या ये दुनिया के सामने लाए। एंटी करप्शन ब्यूरो की इस एफआईआर के मुताबिक सिलेक्शन प्रोसेस जो था, एक तो वो जो फायरमैन थे और फायरमैन ड्राइवर्स थे, यानी डिपार्टमेंट में ड्राइवर्स की भी भर्तियां हुई, बाकी अहलकार भी जो कामकाज करते हैं, इसमें एक इंक्वायरी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू की गई और एक कम्युनिकेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से 24 जुलाई 2024 को जो बताता है कि इस मामले में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो, इसकी तरफ इशारा कर रहा था। यहाँ से आगे तहकीकात बढ़ी। इंक्वायरी कमेटी जो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने उस वक्त 12 दिसंबर 2022 में बनाई, जिसमें आर के गोयल साहब जो होम डिपार्टमेंट के भी सरबराह थे, उनकी सरबराही में कमेटी काम करेगी, जिम्मेदारी सौंपी गई। और इन्वेस्टिगेशन के बाद पेपर लीक होने के जो इल्ज़ामात थे, क्या वो सही हैं या नहीं, कमेटी को जाकर ये फाइनल करना था। और जो पूरे भर्ती अमल में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जितनी भी इरेगुलेटरीज थी, आप कह लीजिए बदइंतज़ामी थी, ये जो गड़बड़ी की गई थी, जिसके थ्रू बाकी लोगों को लाया गया जो सिफारिशी थे और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे वो बेचारे रह गए, इस सारे प्रोसेस से पर्दा उठाने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है 2022 में। 1 महीने का वक्त मिला कि रिपोर्ट दे दीजिएगा। फिर 3 महीने गुजर गए, फिर 5, 10, 15 और 18 महीने में बिलाखिर जाकर अपनी रिपोर्ट इस कमेटी की तरफ से दी जाती है। एफआईआर के मुताबिक जो मैं पढ़कर सुना रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि फायरमैन और फायरमैन जो ड्राइवर्स थे, इनकी भर्ती का सिलसिला 2013 में शुरू हुआ। एडवर्टीजमेंट नोटिस 1/2013। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस बाज़ाब्ता तौर पर सरकार को 2016 में जाकर कैंसिल करना पड़ा। 2018 में रिक्रूटमेंट प्रोसेस नए सिरे से शुरू करना पड़ा। वो जो पुराना रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, उस वक्त भी पेपर लीक होने के और गड़बड़ी के इल्ज़ामात लगे थे और ये जो फ्रॉड किया गया था एक तरह से पूरे प्रोसेस में, इसको कैंसिल कर दिया गया 3 साल के अरसे के बाद। महबूबा मुफ्ती और पीडीपी की गवर्नमेंट, जो कोalition गवर्नमेंट, 2016 में। 2018 में रिक्रूटमेंट का भर्ती का प्रोसेस नए सिरे से शुरू होता है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस टीआरपी, जिसके तहत दोबारा भर्तियां शुरू की गई और एजेंसी ने ओपन बिड सिस्टम, यानी कौन सी कंपनियां जम्मू कश्मीर के आकर भर्ती के इस प्रोसेस को और एग्जाम करवाने का प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगी, इसके लिए बोली लगाई गई, जिसको आप बिड कहते हैं, जैसे आईपीएल में खिलाड़ियों की बिड लगती है। अब इसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो डालता है वो सबसे ऊपर रहता है। हैदराबाद की कंपनी है MS टाइमिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसने फिजिकल और रिटन एग्जामिनेशंस करवाने के लिए ये बिड जीत ली
और जब एलिगेशंस लगे, जब इल्जामात आयद हुए कि मास कॉपी हुई है, 2019 आते आते ये पता चला कि यहाँ 2013 में जो मामलात थे वहाँ जब पेपर लीक हुआ था तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी था, यानी यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा और मेजर फ्रॉड चल गया। 2020 में 2019 के पेपर होने के बावजूद पेपर लीकेज की खबरें आई। 2020 में नए सिरे से प्रोसेस शुरू किया गया। 6 TRP एजेंसीज, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़े। 6 मजीद एजेंसीज को मौका दिया गया टेंडरिंग प्रोसेस में, लेकिन बिड जो है वो MS LMES IT LLP जम्मू L2 बिडर जिसको ये दिया जाता है। और कहा जाता है कि इस कंपनी को जब 2020 में नए सिरे से ये प्रोसेस शुरू किया गया फायर एंड इमरजेंसी में नौजवानों को नौकरियां देने के लिए, तो इस कंपनी के पास उतना तजर्बा नहीं था और ये पता चल रहा था कि ये नई कंपनी है और शायद कोई पुरानी ही कंपनी नाम बदल कर आ रही है। उस वक्त भी ये सवालात उठे, लेकिन इसके बावजूद इसको गया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये L2 बिडर जो थी MS LMES IT LLP जम्मू, इसको जब ये बिड मिल गई तो ये जुड़ी हुई थी किससे? महाराज कृष्णवली से, जो इससे पहले रिसोर्स पर्सन MS टाइमिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम कर चुका था। कौन सी कंपनी? जो ऑलरेडी घेरे में थी, जिसने पेपर लीक करवाया, जो यहां पर रिटन और फिजिकल टेस्ट करवाने आई थी, लेकिन वही कंपनी सवालों के घेरे में आई। उसी कंपनी ने फ्रॉड किया और बाद में ये जो नई कंपनी जिसने दोबारा 2020 में आकर टेंडरिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया और टेंडर जीता भी, इस कंपनी का जो रिसोर्स पर्सन था, इस कंपनी के साथ जुड़ा जो शख्स था महाराज कृष्णवली, ये पुरानी कंपनी यानी MS टाइमिंग टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो पहले ही जिस पर इल्जामात लगे थे कि इसने पेपर लीक कराया, ये काम सही से नहीं कर सकी, उसका रिसोर्स पर्सन। यानी 2 कंपनियां एक शख्स चला रहा है और पर्दे के पीछे ये सब ड्रामेबाजी हो रही थी। सिलेक्शन प्रोसेस सितंबर 2020 में शुरू होता है। 690 690 और कुछ बताते हैं कि 692, ये इतने कैंडिडेट्स जिनको नौकरियां मिल जाती हैं। इंक्वायरी बाद में पता चलता है कि ये जो 690 कैंडिडेट्स थे, इनमें भी गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया गया प्रोसेस में। पेपर लीक हुआ, गड़बड़ी की गई, नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को लगाया गया। और ये क्यों कहा गया कि ये जो बदनज़मी हुई थी, इर्रेगुलरिटीज हुई थी, इसमें कहां से पता चला कि 109 उम्मीदवार ऐसे कैंडिडेट्स जो कट ऑफ गया, उससे कम नंबर लेने के बावजूद भी नौकरी उन्होंने हासिल करी। 109 जितनी कभी कभार टोटल पोस्टें निकलती, यहाँ 109 को फ्रॉड करके नौकरियां दे दी गई। इस वक्त डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। एक बात। दूसरा, कई कैंडिडेट्स जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के ऑफिसर्स थे, जो डिपार्टमेंट में पहले से ऑलरेडी काम कर रहे थे कई सालों से, उन अफसरान के रिश्तेदार इसमें सिलेक्ट किए गए। और सबसे खतरनाक मामला क्या कि कट ऑफ मार्क्स नहीं थे, इसके बावजूद इन लोगों को शामिल किया गया। यहां से आगे बढ़िएगा कि बडगाम में एक ही खानदान के 5 लोग, 5 भाइयों को सिलेक्ट किया जाता है एक ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत, जिसने बहुत ज्यादा सवालात फेवरेटिज्म पर, मैनिपुलेशन के हवाले से उठा दिए और इस तरीके से पूरा प्रोसेस फिर से सवालों के घेरे में आ गया। FIR की कॉपी के मुताबिक तहकीकात यहां से आगे बढ़ती है और इस तरीके से कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो चलाई जा रही है। एक तो डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स हैं उनके ताउन को हासिल किया जा रहा है और दूसरी तरफ कमेटी, डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट बोर्ड, टेक्निकल कमेटी और MS LMES IT LLP जिसको महाराज कृष्णवली लीड कर रहा था, इन सब लोगों ने मिलकर इल्जामात लगे कि इन्होंने पेपर को लीक कराया और जाती मफादात के लिए नौजवानों की, उम्मीदवारों की जिंदगियां तबाह की। 10.5 साल हो गए, कई लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर और आज के वक्त में भी मुसीबत से गुजर रहे हैं। इन सब ने मिलकर काम किया। ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसकी भी कंफर्मेशन हो रही है। जिनने रिकॉर्ड्स को खराब किया, फौज किया, डॉक्यूमेंट्स यहां से वहां किए, जिनके कम नंबर्स थे, जो कट ऑफ तक भी नहीं पहुंच सके, उनको भी वहां सिलेक्शन में डाल दिया और अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स वाज सिलेक्टेड इन द फाइनल प्रोसेस ऑफ द लिस्ट। इन सारी मालूमात को देखते हुए FIR नंबर जो अब दर्ज हुआ है, सेक्शन 7, 13(1)(a) और 13(2) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा जो इंडियन पेनल कोड या IPC के तहत जो धाराएं लगी हैं, जो सेक्शंस लगी हैं, 120B जिसमें फ्रॉड और फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स का, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई इसमें हो रही है। जो लोग भी इसमें मुलव्वसीन हैं, चाहे वो सरकारी अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, या फिर वो कृष्ण महाराज वली है,
या फिर इसके अलावा वो जो दोबारा कंपनी नाम बदल कर आई उसने काम शुरू किया, ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा। अल्लाह करे कि यहाँ जो नॉन डिज़र्विंग लोग हैं उनको सज़ाएं ना मिले और जो डिज़र्विंग है उनको सज़ाएं मिले। अब याद रखिएगा, जो विद इन डिपार्टमेंट लोग हैं, पीर के बाद नेक्स्ट मंडे के बाद अगला हफ्ता बहुत बुरी खबर लेकर उन अफसरान के लिए लेकर आ रहा है जो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, क्योंकि कई अफसरों के नाम सामने आए हैं, जो हमारे पास कुछ नाम आए भी हैं, लेकिन हम चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू यहाँ से आगे होनी है, तो इन्वेस्टिगेशन जब तक ना हो और बात कोर्ट तक भी पहुंची थी तो शायद कुछ कहना कबल वक्त होगा। आज जाकर इन अफसरान पर कार्रवाई भी होगी और कई लोगों की नौकरियां जाएंगी, और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, आर के गोयल जिनकी अध्यक्षता में, जिनकी सरबराही में कमेटी काम कर रही थी, वो कमेटी और विद इन डिपार्टमेंट कई लोग मान चुके हैं कि 690-92 लोगों को जिनको सिलेक्ट किया गया, 109 ऐसे लोग जो कहीं प्रोसेस में ही नहीं आते थे, कट ऑफ से भी कम, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर था, 72 पे जाकर फुल स्टॉप लग गया, लेकिन किसी के 45 नंबर थे, किसी के 50 नंबर थे, किसी के 58 और 68 थे, उन्होंने भी पैसा दिया और सिफारिश करवाकर वो एंट्री मार गए। क्यों? क्योंकि इस डिपार्टमेंट के जो अफसर थे वो उनके रिश्तेदार थे। बडगाम में 5 के 5 भाइयों, हो सकता वो 5 के 5 भाई उन्होंने मेहनत की हो, लेकिन फिर भी जब रिक्रूटमेंट की शफाफियत पर, निज़ाम पर, एहतिसाब की बात आएगी, सवाल उठेंगे, तो उनसे भी पूछताछ ज़रूरी है। एक बात। दूसरा, इस वक्त को जो बर्बाद किया गया, अब यहाँ एक और मसला आएगा ओवर एज का, कि आगे जब अगर मान लीजिए कल एग्ज़ाम दोबारा से करवा दिया जाता है, नई तारीख निकलती है, नई बिड दे दी जाती है किसी कंपनी को, ये जो 10 साल तक नौजवान लड़ते रहे, ओवर एज हो चुके हैं, कोई 40-45, कोई 38 का, कोई 39 का, कैसे सरकार एडजस्ट करेगी? तो सरकार ने या डिपार्टमेंट के अंदर मौजूदा लोगों ने अपने लिए कब्र खोदी है और वो दफन होने जा रहे हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें क्रेडिट जाता है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि एफआईआर के बाद जो अफसरान इसमें हैं, मुलव्विस पाए गए हैं, जिनके नाम हैं, पीर के बाद हमें ये मालूम है कि एक अच्छी खबर आने वाली है कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन क्या वाकई में उनको सजाएं मिलेगी या नहीं, वो भी कुछ चाय पानी करके बच जाएंगे। लेकिन अल्लाह की अदालत जो है वो सबसे बड़ी है, इंसाफ की फरहमी यकीनी है। जिस हिसाब से यहाँ तक मेहनत लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार ने की, यहाँ से आगे इसको वेस्ट ना होने दिया है। दूसरा, चीफ मिनिस्टर साहब ने ज़ाती तौर पर कल भी मुदाखलत की, और उनके मुदाखलत के 1 घंटे के बाद एफआईआर कॉपी भी पब्लिक डोमेन में आ जाती है। दैट मीन्स उमर अब्दुल्ला साहब को भी इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने काम किया है, चाहे 2 या 2.5 महीने हुए हुकूमत को, लेकिन क्रेडिट उनको जाना चाहिए। तो ये सिलसिला है भाई साहब। मैंने परसों कहा था कि लाठियां बिहार के अंदर स्टूडेंट्स पर पड़ी, 2024 साल ये कहकर हमें चला गया, लेकिन 2025 में भी ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। रोजगार तो दूर, ये बाद की बात है, कब किसको क्या मिलेगा। अभी जो मेरी जानकारी है, विद इन डिपार्टमेंट जो लोग काम कर रहे हैं 690-92 के आसपास, 60 से 70 हज़ार या 50 प्लस, और बाकी अलाउंसेज और फिर पेंशन का तो मुझे पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अलाउंसेज वगैरह मिलाकर 60, 70, 80 हज़ार तक सैलरीज पहुंच गई हैं। तो इतने सालों में ये जो लोग 4-4, 5 साल का काम करते रहे, जो नॉन डिजर्विंग थे, एक तो उनको बाहर कीजिएगा, इन्वेस्टिगेशन करें, और जिसने नुकसान फिर सरकारी खजाने को पहुंचाई है, टोटल जो सैलरीज बनती हैं, इनकी रिकवरीज भी उन्हीं अफसरान की सैलरी से कीजिएगा जिन्होंने एक सही जगह कलम चलाने के बजाय लाल कलम चलाई और कई नौजवानों की जिंदगियां तबाह की। सड़कों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर, चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर, फायर एंड इमरजेंसी दफ्तर के बाहर, श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली, होम मिनिस्टर तक, हर जगह ये फायर एंड इमरजेंसी के जो कैंडिडेट्स से उम्मीदवार थे, हमने सड़कों पर रगड़ा खाते हुए, मार खाते हुए देखे। इन तमाम लोगों को अल्लाह जिंदगी दे, क्योंकि इन्होंने, कुछ नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपना करियर, अपनी जान जोखिम में डालकर, दाव पर लगाकर तमाम कैंडिडेट्स की बात की है। इसमें फायर एंड इमरजेंसी कैंडिडेट्स के सदर हों, जनरल सेक्रेटरीज हों, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करने वाले सुदूर हों। और ये बात यही नहीं रुकती, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2018 के बाद मेजर रिक्रूटमेंट स्कैम्स हुए हैं। FAA आपको याद होगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स वालों का जो मसला था, उसमें भी कोई बात, कौन जेल गया, कितने लोगों को पकड़ा गया, कोई पता नहीं। हालांकि अथॉरिटीज़ को ये पता है कि ये जो अपना जम्मू कश्मीर पुलिस में इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में कई लोग 15-15, 16-16, 18-18 लाख तक पेपर बेचते रहे। नितिन यादव तक बात गई, 33 लोगों पर चार्जशीट भी लगी, लेकिन सजाएं किस हिसाब से तय हुई ये देखना बाकी है, और कुछ लोग शायद अभी भी बाहर हों। पहले नौकरी नहीं मिलती, प्रोटेस्ट करने के बाद जब फॉर्म निकलता है, डॉक्यूमेंट्स फर्जी बनाए जाते हैं, सिफारिशों पर लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, और जो सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस चलता है वहाँ पर पेपर लीक कर दिया जाता है।
तो कौन और कैसे जिम्मेदारियां लेकर कल को ये कहेगा कि भाई साहब मुझे भी नौकरी चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल इस साल सरकार के सामने है। उम्मीद और दुआ कि सब अच्छे से करें और लेफ्टिनेंट गवर्नर इस मेहनत को ज़ाया ना जाने दें। पीर के बाद इंशाल्लाह एक और अच्छी खबर सुनाएंगे कि कई लोगों पर गाज गिरने वाली है। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच।